वेलकम फ्रेंड्स, आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। दोस्तों, आज से हम हिस्ट्री की क्लासेज शुरू कर रहे हैं यूपीएससी के लिहाज से और पीसीएस के लिहाज से। ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं, महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल हिस्ट्री जो है उसे एक इंटरेस्टिंग वे में लेकर चलूं आपके साथ, और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ज्यादा बढ़िया से बढ़िया हो सके, इस बात पे ज्यादा ध्यान होगा मेरा। क्योंकि आमतौर पे ये स्टूडेंट्स में ये भ्रम है कि भाई जो हिस्ट्री है वो जो है वो रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बहुत जरूरत है, और खासकर जब आप यूपीएससी के लिए जाते हैं तो वहां तो कॉन्सेप्ट के बगैर काम ही नहीं चलता। तो ये क्लासेस जो होगी, ये क्लासेस उनके लिए तो फायदेमंद होगा ही, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं या अभी शुरुआत किया है या मूड बना रहे हैं शुरू करने का तैयारी, उनके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही। साथ ही उन लोगों ने जो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है अभी और उन्होंने हिस्ट्री को कुछ समझा है, कुछ कॉन्सेप्ट उनका ऑलरेडी पहले से है, तो मेरे ख्याल से कुछ अलग देखने के लिए उनको मिल सकता है मेरी क्लासेस में। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छे ढंग से हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हिस्ट्री जो है यानी इतिहास, एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, दोनों के लिए ये क्लासेस जो है इक्वली फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी ऐसे टर्मिनोलॉजी आएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे, वो मैं हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा, तो आपको कहीं नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, दोनों को, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को बहुत फायदा होगा। देखिए, हिस्ट्री यानी इतिहास की अगर हम बात करें तो स्टडी के लिहाज से या अध्ययन के लिहाज से हम कहें हिंदी में, तो इसे हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट का मतलब ये हो गया, इंडियन हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, यानी प्राचीन भारत पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं मेडिएवल हिस्ट्री, इंडिया नहीं लिख रहा मैं या भारत नहीं लिख रहा, एंशिएंट से समझ जाइएगा। एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत, मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक, मॉडर्न यानी कि आधुनिक। ये 3 पार्ट तो है ही इंडियन हिस्ट्री के मेन। इसके अलावा जो यूपीएससी में आपको एक और सेगमेंट पढ़ना है वो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये एक तरह से तो इंडियन हिस्ट्री का ही पार्ट हो गया, लेकिन मेन जो इंडियन हिस्ट्री है ये है, ये एक सेगमेंट अलग से तैयार कर दिया गया है यूपीएससी के लिए, जिसको हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, विश्व का इतिहास, जो कि हमें पढ़ना है जीएस मेन के लिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, तो उसको भी हम शुरू करेंगे और जल्दी ही शुरू करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मान लीजिए कि हम पहले एंशिएंट फिर मेडिएवल फिर मॉडर्न हम चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन उसमें जो है हम पैरेलल शुरू कर देंगे जल्दी ही, इसके साथ ही पैरेलल शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगना चाहिए उसमें, तो वो हम शुरू करेंगे। तो ये 3 पार्ट जो है मेन है, और ये एक सेगमेंट इसका है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो ये हो गए। अब ये जो है, इसमें हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होगी हमारी। तो एंशिएंट हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो इसके हम टॉपिक्स पे विचार कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट होगा जो हम पढ़ेंगे। तो अगर हम टॉपिक्स पे विचार करें तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री जो है ये है सबसे पहले प्री स्टोन, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है मैं बताऊंगा। प्री हिस्ट्री ये स्टोन एज में आएगा, प्री हिस्ट्री स्टोन एज। ठीक है, उसके बाद यानी पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल, प्री हिस्ट्री को हिंदी में हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, और इसको कहेंगे पाषाण काल, एक ही बात हुई। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट तो आईबीसी। आईबीसी का मतलब ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं इसे, या इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ ही हमारे साथ पैरेलल चलता है चालको
लिथिक पीरियड, ठीक है, ताम्रपाषाण काल, ठीक है, ताम्रपाषाण काल। ये मैंने यहां पैरेलल इसलिए लिखा कि इसके कुछ एविडेंसेस जो है चालकोलिथिक पीरियड के, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी कुछ मिलेंगे, कुछ पैरेलल भी मिल सकते हैं और बाद में भी मिल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा है, ठीक है। आईबीसी के बाद अगर हम देखें तो हमारा आ जाएगा वैदिक पीरियड, यानी आर्यंस का आना हमारे यहां, वैदिक पीरियड, आर्यंस का आना, ठीक है। 4 वेदों की बात होगी इसमें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसकी वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट वेदास, ठीक है। देन विल कम टू वैदिक पीरियड, देन महाजनपद, महाजनपद को पढ़ेंगे, ठीक है। महाजनपद के साथ साथ 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है, ये साथ साथ ही बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप हुआ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं तो एक बहुत महान, बहुत ही ग्रेट किंगडम मौर्यंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद, उसके बाद मौर्यंस के बाद लेटर मौर्यंस, लेटर मौर्यंस को अगर हिंदी में बोले मौर्योत्तर काल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ हम अभी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद लेटर मौर्यंस के बाद गुप्ता पीरियड, यही वो समय है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिहाज से, कि इस समय आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, टेंपल्स बने थे, तो आपको आर्ट एंड कल्चर भी इसमें बहुत सारा मिलेगा, ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में। और आर्ट एंड कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यूपीएससी एंड फॉर अदर पीसीएस एग्जाम्स आल्सो, ठीक है। तो ये गुप्ता पीरियड, और गुप्ता के बाद लेटर गुप्ता, लेटर गुप्ता का मतलब गुप्तोत्तर काल, और इसमें क्या होगा कि हम हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, नॉर्थ में, साउथ में पढ़ेंगे चालुक्यास को, और कांची में पढ़ेंगे हम लोग पल्लवास को। तो ये पूरा एक हमारा कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमें ये सब चीजें पढ़नी है, तो इसको जरा हम, और इसके बाद जब हम चलते हैं दूसरी तरफ, हमें शुरू तो ये करना है, तो हम इसको खत्म करने के बाद मेडाइवल हिस्ट्री पे पहुंचेंगे, जो कि इस्लाम का उदय है हिंदुस्तान में, ठीक है। इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में कैसे मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन होता है, कैसे उसके बाद मोहम्मद गजनवी आता है, मोहम्मद गोरी आता है, फिर मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक फिर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, हाँ। और दिल्ली सल्तनत को अगर देखा जाए तो स्लेव डायनेस्टी के साथ शुरू होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करता है स्लेव डायनेस्टी, और लास्ट में जो दिल्ली सल्तनत की जो आखिरी डायनेस्टी है वो लोधी डायनेस्टी होती है, और इब्राहिम लोधी को हराकर फिर बाबर जो आता है वो मुगल साम्राज्य यहाँ पर बनाता है। फिर मुगल साम्राज्य 1707 में खत्म होता है, और उसके बाद हम मॉडर्न में इन कर जाते हैं अंग्रेजों की हिस्ट्री के साथ। वैसे ये मर्ज कर जाएगा लास्ट में, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट में आते हुए मर्ज करने लगेगा, और फिर हम मॉडर्न में इन कर जाएंगे। तो इस तरह की घटना चलेगी, लेकिन फिलहाल हमें इस पे ध्यान देना है, एंशिएंट पे, ठीक है। अब इसमें प्री हिस्ट्री की बात हम कर रहे थे, तो इसको भी हम समझेंगे अभी, लेकिन एक बार जरा हम मैप में समझते हैं, क्योंकि मैप से समझने पे लगता है कि चीजें बहुत आसान हो गई है और क्रिस्टल क्लियर होने लगी है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है और फोकस पूरा रहेगा वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे रहेगा। फैक्ट्स का तो रहेगा ही रहेगा, फैक्ट्स को पढ़ना है आपको, लेकिन अगर फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाए तो वो फैक्ट्स आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम कोशिश करते हैं एक मैप पे हल्का सा इसकी जानकारी लेने का। तो थोड़ा सा मैं यहां पे एक मैप बनाता हूं इंडिया का, देखिए। बहुत रफ ड्राफ्ट करूंगा, ठीक है।
मेरे ख्याल से आपके समझने के लिए इनफ है। ठीक है, तो ये मैंने एक रफ ड्राफ्ट कर लिया, इंडिया का मैप बना लिया। अब देखिए इन टॉपिक्स पे हम आते हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ताकि आप जब पढ़ेंगे चैप्टर को तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली। देखिए स्टोन एज यानी पाषाण काल, स्टोन का मतलब ये है पत्थर। ठीक है, तो स्टोन एज की शुरुआत कहां पे हो सकती है हिंदुस्तान में? देखिए स्टोन कहां है? स्टोन हमारा है हिमालय के एरिया में। ठीक है ना, यही हिमालय का एरिया है, ये जो है हिमालय का एरिया है। ठीक है ना, तो ये हिमालय के एरिया में तो हमारे जो स्टोन एज होगा एक तो यहां होगा और दूसरा स्टोन हमारा प्रायद्वीपीय पार्ट में है। ठीक है, पेनिसुलर पार्ट। पेनिसुलर पार्ट का मतलब अगर आप ना समझते हो, हालांकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे, पेनिसुला यानी प्रायद्वीप का मतलब होता है वैसा लैंड का पार्ट जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। देखिए जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, इधर अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल और इधर इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसलिए हम साउदर्न पार्ट को हमेशा पेनिसुलर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये इधर जो भी रिवर्स आएंगी वो पेनिसुलर रिवर कहलाएंगी, तो इनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि ये पेनिसुलर पार्ट क्या होता है, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। तो ये पेनिसुलर इंडिया में, यहाँ पे प्रायद्वीपीय पार्ट में और यहाँ पर हिमालय के क्षेत्र में जो है स्टोन एज डेवलप होगा, यानी स्टोन एज वही डेवलप होगा जहां स्टोन है, ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां डेवलप हो सकता है? देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन एक एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन थी। ठीक है, और एग्रीकल्चर बेस्ड जब सिविलाइजेशन होती है, हाँ वहां तो एग्रीकल्चर है, दूसरा व्यापार भी है, तो नदियों की समुद्रों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ये सोसाइटी ये सिविलाइजेशन वही डेवलप हो सकती है जहां नदियां हो। तो ये सिविलाइजेशन जो है कहां डेवलप हुआ? देखिए ये डेवलप हुआ इस पार्ट में, ये देखिए सिंधु रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा ही जा रहा है, इंडस का मतलब सिंधु, सिंधु रिवर यहां से निकलेगी। ठीक है, ऐसे, और यहीं पे सतलज, ब्यास, रावी सब नदियां यहीं पे है। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डेवलपमेंट पाकिस्तान के क्षेत्र को लेते हुए यही होगा। ठीक है, यही होगा, पाकिस्तान इसके क्षेत्र को लेते हुए, ये इंडिया के क्षेत्र को लेते हुए, उस समय का इंडिया ही था अभी। तो ये हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम आगे बढ़ेंगे तो आते हैं वैदिक पीरियड में। आर्यंस जब आते हैं हिंदुस्तान में तो वैदिक पीरियड जो है वो गंगा और यमुना का जो दोअब का पार्ट है। देखिए यहां से गंगा निकलेगी, यहां से यमुना निकलेगी नहीं, मतलब यहां से गंगा बहती है, यहां से नदियां यमुना बहती है, गंगा और यमुना। तो गंगा और यमुना का जो दोअब का पार्ट है ये यहां पे होगा कौन सा? वैदिक पीरियड का अर्ली पार्ट। देखिए वैदिक पीरियड भी दो पार्ट में है, एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली यानी पूर्व वैदिक काल, लेटर यानी उत्तर वैदिक काल। तो अर्ली वैदिक काल इस क्षेत्र में डेवलप हो रहा है, गंगा यमुना दोअब पे, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वहां लेटर वैदिक पीरियड की तरफ, तो ये आपको यहां से देखिए ये जो है ये नर्मदा नदी यहां पर है, तो ये नर्मदा बह रही है यहां पे, तो गंडक से लेकर ये गंडक नदी से लेकर ये नर्मदा तक का क्षेत्र जो है ये पूरा लेटर वैदिक पीरियड में आ जाएगा। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में आ जाएगा। तो ये आपने समझा। उसके बाद हम जानते हैं कि 16 महाजनपद बन जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद में से पहले 4 जो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गेस्ट 4 जो हैं वो उभर के आएंगे, और फिर इन चारों में जब मुकाबला होगा तो एक ही बच जाएगा और वो बच जाएगा मगध। ठीक है, तो मगध जो है बहुत फ्लोरिश करेगा। ठीक है, और यहीं से क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और मगध से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, वो इंडिया के ग्रेट साम्राज्य की स्थापना होगी मौर्यंस की। ठीक है, मगध एस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, ये पूरा अखिल भारतीय साम्राज्य, ऑल इंडिया किंगडम जो है दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ के ये पूरा जो है
मौर्यंस हो जाएंगे। इस बीच देखिए बुद्धिज्म जैनिज्म की भी हमने चर्चा की थी महाजनपद के साथ ही। देखिए वैदिक पीरियड जब है तो वैदिक पीरियड में ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा वर्चस्व रहेगा, ठीक है। सुपरस्टिशन बढ़ा देंगे ब्राह्मण, हवन करो, बलि दो, ठीक है, उनको दान दक्षिणा दो, ठीक है, डोनेशंस दो, लैंड दो, ये सब चीजें होती थी, तो इनका वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ा था। तो इसके रिएक्शन में ये आया बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन्हीं के वैदिक पीरियड के रिएक्शन में आ गया, ठीक है। इसकी एक प्रतिक्रिया थी, वैदिक पीरियड के ब्राह्मणों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया क्या थी, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। हमने मौर्यंस को समझ लिया कि कैसे मौर्यंस ने डेवलप किया यहां पर, और उसके बाद मौर्यंस के बाद जब अपने पराकाष्ठा पे पहुंचेगा, क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा, उसके बाद डिक्लाइन भी शुरू होगा, नेचुरली डिसइंटीग्रेशन होगा, तो कैसे क्या होगा, लेटर मौर्यन पीरियड में हम लोग इन करेंगे। और लेटर मौर्यन पीरियड में क्या होगा कि कुछ आक्रमण होंगे नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। किसके आक्रमण होंगे, इंडो ग्रीक के, ठीक है, पहलवों के, ठीक है, कुषाणों के, शकों के, ये आएंगे। और इस पश्चिम भारत के क्षेत्र में कुछ विदेशी किंगडम छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है। और इनसे क्या होगा, कुछ सोसाइटी पे परिवर्तन भी होगा, सोसाइटी में भी चेंज लाएंगे, ये सोसाइटी पे, इंडियन सोसाइटी पे असर डालेंगे, और कुछ कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी करेंगे जो हम लोग आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। और एक तो दो तरीके से होंगे लेटर मौर्यन पीरियड में, एक तो इधर का होगा और एक तो बाहर से लोग आएंगे, और दूसरा इंडिया में जो होगा इधर भारत के भीतर, तो 2-3 डायनेस्टीज उभर के सामने आएगी। जो नॉर्थ इंडिया में उभर के आएगी वो नॉर्थ इंडिया में आपको सुंगा डायनेस्टी और कनौर डायनेस्टी, और साउथ इंडिया में सातवाहन, ठीक है, सातवाहन। उसके बाद फिर भारत को एक करने का प्रयास किया जाएगा, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर, और एक शानदार डायनेस्टी फिर बिल्डअप होगी गुप्तास के रूप में, ठीक है। और इसको गोल्डन पीरियड भी कहा गया एंशिएंट हिस्ट्री का। टेंपल्स का निर्माण बहुत ज्यादा हुआ उस समय, आर्किटेक्चर भी डेवलप हुआ, आर्ट एंड कल्चर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है गुप्ता का पीरियड जो है। उसके बाद फिर ये डिक्लाइन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, और लेटर गुप्ता पीरियड में हम पहुंच जाएंगे जहां पे हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन को, वर्धना डायनेस्टी, और साउथ इंडिया में आ जाएंगे चालुक्यास, और कांची से आ जाएंगे पल्लवास, ठीक है। यहां पर मैंने पहलव बोला है, पल्लवा मत समझिएगा, इधर पल्लव है, ये पहलव है, ठीक है। पार्थियंस बोलते थे उनको, पहलव। तो ये पूरा एक जो पूरा खाका था उसकी ब्रीफिंग मैंने आपको की है। लेकिन हमें जो पढ़ना है, शुरुआत यहां से करना है प्री हिस्ट्री से, यानी स्टोन एज से शुरू करना है। एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि 0 से शुरुआत करेंगे हम, तो प्री हिस्ट्री को समझ लेते हैं और टाइमलाइन क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। मैं इसको मिटाता हूं। देखिए प्री हिस्ट्री की यहां पे आ गया, प्री हिस्ट्री यानी स्टोन एज की बात हम कर रहे हैं। देखिए हमने स्टडी के लिहाज से 3 पार्ट में बांटा हिस्ट्री को मेनली, वैसे ही एविडेंसेस के लिहाज से, साक्ष्यों के लिहाज से, ठीक है ना, एविडेंसेस के लिहाज से, एविडेंस के लिहाज से, साक्ष्य। मैंने कहा था कि मैं हिंदी भी बोलूंगा, मैं जहां जहां होगा हिंदी भी लिख दूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एविडेंस, इसके ख्याल से भी 3 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं। एक तो होता है प्री हिस्ट्री, दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा होता है हिस्ट्री, ठीक है। हिंदी में अगर बोले, हिस्ट्री में नहीं लिख रहा हूं, प्राग ऐतिहासिक काल आप लिख सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री यानी कि ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, देखिए होता क्या है
कि जो हिस्ट्री होती है वो साक्ष्यों के आधार पर होती है, लिखी जाती है। अब साक्ष्य दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हो सकते हैं, एविडेंसेस हो सकते हैं, और दूसरा रिटन मटेरियल्स हो सकते हैं, यानी स्क्रिप्ट हो सकता है, कुछ लिखा हुआ चाहे कहीं भी लिखा हो। अब आर्कियोलॉजिकल होगा और कुछ रिटन होगा। आर्कियोलॉजी में आपको कॉइन मिल सकता है, टॉयज मिल सकते हैं, पॉटरी मिल सकता है, जिसके आधार पर और भी बहुत सारी चीजें, स्केलेटन मिल सकते हैं, हाँ कंकाल मिल सकते हैं ह्यूमन के, तो उससे आपको पता चलेगा, जानवरों के कंकाल मिल सकते हैं, तो उससे पता चलेगा कि उस समय की स्थिति क्या थी, किसी भी पीरियड के बारे में पता करना हो तो ये तो बहुत जरूरी है। तो ये दो तरह के साक्ष्य की मैं बात कर रहा हूं। यहां भी आप ए से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, डब्ल्यू से रिटन, ए से आर्कियोलॉजिकल, डब्ल्यू से रिटन। अब देखिए क्या डिफरेंस है तीनों में। देखिए आर्कियोलॉजिकल डिफरेंस जो है, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है वो तो तीनों में है, ठीक है। अंतर जो होगा रिटन की वजह से होगा। क्या होगा, देखिए प्री हिस्ट्री जो है यानी प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसमें तो रिटन का कोई मतलब ही नहीं है, रिटन है ही नहीं इसका, ठीक है। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, जानकारी मिलती है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पे है, जो खुदाई में सिक्के मिल गए, पॉटरी मिल गया, टॉयज मिल गए, स्केलेटन मिल गया, और भी जो चीजें मिल गई, उसके आधार पे अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। यहां तो आर्कियोलॉजिकल है और रिटन भी है, और यहां भी आर्कियोलॉजिकल है और रिटन है। अब देखिए दोनों जगह सेम है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए प्रोटो हिस्ट्री जो है, यहां रिटन मटेरियल तो है लेकिन उसका यूज नहीं हो सकता। यूज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पढ़ा नहीं जा सका। कोई स्क्रिप्ट है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी स्क्रिप्ट आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट तो है, लिखा हुआ मटेरियल तो है, लेकिन ये पढ़ा ही नहीं गया, तो ये जो है ये यूजलेस हो गया, ठीक है, यानी कि इसका इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। तो इंफॉर्मेशन यहां भी खाली इसके आधार पे होगा, मिलेगा। अब हिस्ट्री की बात जहां तक कर रहे हैं हम, तो हिस्ट्री की बात जब करेंगे तो इसमें दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी और ये भी, यानी कि जो रिटन मटेरियल अवेलेबल है उसको पढ़ा भी जा रहा है, यानी उससे भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से तो इंफॉर्मेशन मिल ही रहा है। तो ये डिफरेंस सब में है, जो हमने ये डिफरेंस जो है, ये तीनों में जो डिफरेंस था उसको मैंने बता दिया। देखिए प्री में क्या था, मैंने बताया आर्कियोलॉजिकल है, रिटन है ही नहीं। प्रोटो में क्या है, आर्कियोलॉजिकल है, रिटन भी है, लेकिन रिटन यूजलेस है क्योंकि पढ़ा ही नहीं जा सका अब तक। हिस्ट्री में ऐतिहासिक काल में आर्कियोलॉजिकल भी यूज हो रहा है और रिटन भी यूज हो रहा है, रिटन पढ़ा गया। तो ये डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। तो यही प्री हिस्ट्री जो है हम यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। और एक चीज और समझ लेते हैं टाइमलाइन को, ठीक है, क्योंकि मैंने जीरो से कहा तो टाइमलाइन भी हिस्ट्री में समझना जरूरी है। इसको मैं मिटाता हूं। देखिए टाइमलाइन क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि प्री हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो कहते हैं कि 5 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ, ठीक है। इसको 5 लाख वर्ष पहले बीसी, बिफोर क्राइस्ट एरा हम बोल सकते हैं, और लगभग 6000 वर्ष पहले तक, बीसीई तक ये चला है। तो एक चीज देखिए यहां पर समझिएगा, ये जो पीरियड है इसका जो अगर हम इसको देखें तो ये है 5 लाख बीसीई टू अप्रोक्सीमेट है ये 6000 बीसी, ये टाइम पीरियड है, ठीक है, स्टोन एज का। और देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा, ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि देखिए 5 लाख हाँ बीसीई से लेकर 6000 बीसीई तक का टाइम है, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। इसमें खाली स्टोन एज है, प्री हिस्ट्री है, और 6000 अप्रोक्सीमेट बीसीई से लेकर अब तक जो प्रेजेंट है वर्तमान, वो हमारी पूरी हिस्ट्री है। तो सोच सकते हैं ये कितना बड़ा टाइम पीरियड है, ठीक है। अब
इसको समझना है। ठीक है, ये क्या है भाई, देखिए हम टाइम पीरियड लेते हैं। जैसे मौर्य को भी हमने कहा कि मौर्य जो है वो अगर कहते कि 300 BCE से 185 BCE तक ये मौर्यन पीरियड है अगर हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, देखिए BCE और CE, हाँ दो चीजों को समझ, देखिए ये है, यहां पर हम रखते हैं 0 और यहां पे हमने रख दिया कि यहां पे क्राइस्ट का जन्म हुआ। ठीक है, क्राइस्ट के जन्म के पहले की जो भी टाइमलाइन हम लेंगे उसको कहेंगे बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, और जन्म के बाद का जो लेंगे उसे कहेंगे क्राइस्ट एरा, सी। इसे हम BC भी बोलते हैं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, और इससे हम एना डोमिनी AD भी बोलते हैं। कहीं कहीं हालांकि अब ये चल रहा है, लेकिन आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हिंदी में इसको बोलेंगे ईसा पूर्व और इसको कहेंगे ईस्वी। ठीक है, अब कैसे होता है, जैसे मैंने कहा कि 5 लाख BC से शुरू हुआ तो इधर से आएगा 5 लाख। ठीक है, और 5 लाख से फिर ये घटते 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 6000 BC तक जाएगा। वैसे करते करते ये 0 पहुंच जाएगा। जब 0 पे पहुंचेगा उसके बाद 180, 280, 380 और आज तक हम पहुंचेंगे 2020 AD। ठीक है, या CE जो भी कहें। तो ये टाइमलाइन है, तो टाइमलाइन को ऐसे हमें देखना होगा। तो हमें जो चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले वो पढ़ना है प्री हिस्ट्री। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री जो है, देखिए प्री हिस्ट्री को पढ़ने के पहले हम एक दो चीजों को और जानेंगे। पढ़ना तो ये हमारे चैप्टर की शुरुआत यहां से होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कुछ चीजें जरूरी है जानना आपका। जब आप प्री हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, या हिस्ट्री की शुरुआत करोगे, तो आएगा दो टर्म आएगा, टर्शियरी, ठीक है, और प्लायोसिन। टर्शियरी, प्लायोसिन। ठीक है, अब देखिए इसको हिंदी में कहते हैं तृतीयक। तृतीयक, ठीक है ना। युग, और इंग्लिश में टर्शियरी इपोच बोलेंगे, इपोच, इपोच, और प्लायोसिन पीरियड बोलते हैं, और यहां पे बोलते हैं प्लायोसिन। इसे हिंदी में भी प्लायोसिन ही बोलेंगे, प्लायोसिन, या तो हम बोलेंगे कल्प या बोलेंगे शक। ठीक है, अब ये जो टर्म आया ये क्यों आया, देखिए हम कह रहे हैं कि भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री की जब शुरुआत हम करेंगे तो हिस्ट्री की शुरुआत तो तभी होगी जब इंसान आएगा धरती पे। बिना इंसान के तो ह्यूमन, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यही तो है। सिविलाइजेशन का कैसे एक सिविलाइजेशन बना और कैसे डेवलप होकर वो आज की स्थिति में पहुंचा, कोई सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन, यही तो इतिहास है। कैसे उसमें सोशल चेंजेस हुए, कैसे कल्चरल चेंज हुआ होता गया, कैसे पॉलिटिकल चेंजेस होते गए। चेंजेस पे आपको इतिहास पढ़ते वक्त एक ही चीज पे फोकस करना है, चेंजेस। क्या चेंजेस हो रहा है, महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, फिर कैसे बदलने लगा वो। तो ये चीजें जो है आपको चेंजेस पर ध्यान देना है। तो एक तो ह्यूमन आता है तब इतिहास की शुरुआत होगी, और ह्यूमन कब आएगा, जब धरती होगा तभी तो ह्यूमन आएगा। तो इन चीजों को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि टर्शियरी इपोच के प्लायोसीन पीरियड में इंसान धरती पर आया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इस फॉर्म में नहीं आया था, ये आया आपको जो इंसान हुआ, इंसान का ओरिजिन हुआ, और उसके बाद वो इंसान सबसे पहले एक कहते हैं कि
बंदर के रूप में था, कपी जिसको बोलते हैं, मंकी के रूप में। प्राइमेट्स का एक ग्रुप हुआ करता है, प्राइमेट्स के ग्रुप में आप, मैं बताऊंगा आगे प्राइमेट्स के बारे में, स्तनधारियों के बारे में। उसी से एक ह्यूमन फॉर्म निकल कर आया जिसको हम कहते थे रामापेथिकस। फिर रामापेथिकस मानव जो है वो आगे चल के ऑस्ट्रेलोपेथिकस हो गया, फिर उसका फॉर्म बदला और वो हो गया होमो हैबिलस, फिर वो हो गया हिडलबर्ग, फिर वो हो गया होमो इरेक्टस, देन वो हो गया नेंडरथल, देन वो हो गया क्रोमैग्नन, और फाइनली आधुनिक मानव होमो सेपियंस जो प्रेजेंट है वो जब आएगा तो उसी की वही आएगा, कहां पे उसका कनेक्शन किससे होगा, इसी स्टोन एज से होगा, होमो सेपियंस मानव का। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है कि भाई टर्शियरी इपोच के प्लायोसीन पीरियड में इंसान धरती पर आया है, ह्यूमन जो है कैसे, और फिर इसके डेवलपमेंट की एक प्रोसेस जो है बहुत लंबी रही है, ठीक है, एक लंबी प्रक्रिया है ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो उन चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। देखिए पूरी धरती पर तो कहते हैं टर्शियरी युग के, टर्शियरी इपोच के प्लायोसीन पीरियड में इंसान आया, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात करेंगे तो उसमें भी एक आया है क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी इपोच के प्लेस्टोन पीरियड में भारत में आया है इंसान, ठीक है। तो जब पूरी धरती की बात करेंगे तो टर्शियरी इपोच के प्लायोसीन पीरियड में, जब हिंदुस्तान की बात करेंगे तो क्वार्टरनरी यानी चतुर्थक युग को, क्वार्टरनरी यानी कि चतुर्थक युग, चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन पीरियड में यानी प्लीस्टोसीन कल्प या शक में ये इंसान धरती पे आता है। इसको हम हिंदी में भी यही बोलेंगे, हिंदी में भी यही बोलेंगे, सिर्फ पीरियड को हम कल्प या शक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को आपको समझना है। तो अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो इसको पढ़ने के पहले हम ये समझेंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्लीस्टोसीन क्या है, प्लायोसीन क्या है, हाँ, रामापेथिकस क्या है, रामापेथिकस मानव कौन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपेथिकस मानव कौन है, हिडलबर्ग कौन है, होमो हैबिलस कौन है, क्रोमैग्नन कौन है। तो ये कैसे इसकी एक लंबी प्रक्रिया चली है उस चीज को समझेंगे। उसके बाद हम जब होमो सेपियंस पे पहुंचेंगे, आधुनिक मानव पर, जिसका कनेक्शन इस प्री हिस्ट्री से है, तब जाके हम हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। बिल्ड करने में आसानी होगी। हमने मैप पे भी आपको बताया बहुत सारी चीजें, ये कंटेंट कैसे पढ़ेंगे और किस किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, ठीक है, इस पूरे टॉपिक को समझेंगे कि ये पीरियड क्या है, और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि उसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है सारा बता सकूं मैं। तो एक या दो वीडियो में ये हो जाएगा। उसके बाद हम, देखिए मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूं, बहुत सारे क्लासेस में आप देखेंगे कि डायरेक्ट हम पाषाण युग शुरू कर देते हैं, स्टोन एज, इन सब की सिर्फ इतना बता के कि टर्शियरी पीरियड के प्लायोसीन पीरियड में इंसान धरती पर आया, ठीक है। जो इंडिया में आया क्वार्टरनरी इपोच के प्लीस्टोसीन पीरियड में आया इंसान यहां पर, और होमोसेपियंस, और इसका कनेक्शन यहां से है। लेकिन इससे क्या होगा, आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसलिए उसे हम एक दो वीडियो में करके, क्योंकि हमें देखिए, हमें तो इससे मतलब नहीं है कि हमें पढ़ा देना है, ठीक है। हमारा जो मतलब है इससे होना चाहिए कि चीजों को हम सही ढंग से समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरा मकसद वही है, हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, इतिहास का, हिस्ट्री का, और बहुत अच्छे से बिल्ड करना है। तो इस वीडियो को मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ इससे समझा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।